Hello everyone, welcome to exam review. My name is Akshay and I will be teaching you mathematics for class 10th. और आप सभी का सबसे पहले वार्म वेलकम है एग्जाम रिव्यू के चैनल पे। और अगर अभी तक आपने एग्जाम रिव्यू के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन सो यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। सो आज अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.5। इसके अंदर क्वेश्चंस देखेंगे, वर्डिंग प्रॉब्लम्स देखेंगे और इसके अंदर एक मेथड है उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और लेते हैं एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे पास ये जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखो इसके अंदर आपको जैसे हमारे पास दो इक्वेशंस होती है, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। इनको जो कोफिशिएंट दे रखे होते हैं a1 a2 b1 b2, आपको एक साइक्लिक मेथड बताया गया होगा, लेकिन मैं इससे भी इजी मेथड बताने वाला हूँ। सो प्लीज फोकस में रहिएगा, प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा मेथड में। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करूंगा और बहुत ही इजी मेथड से। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 5 एंड द सेकंड वन इज 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। क्लियर है? ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट डिस्कस किया आपके साथ। 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। और अगर इसको मैं इधर लेके आ जाऊंगा सो इट विल बी -5 इज इक्वल्स टू 0 एंड इट विल बी -8 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? आपको स्कूल में बता रखा होगा a1 a2 को ऐसे लिख दीजिए, b1 b2 को ऐसे लिख दीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। बहुत ही आसान तरीका होने वाला है। सो प्लीज कंसंट्रेट। देखो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे x का टर्म आएगा, उसके नीचे अपन वो जो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, फिर y का टर्म आएगा, उसके नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आ जाएगा इक्वल्स टू 1 अपॉन उसके नीचे जो मल्टीप्लाई जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं अपन वो डिस्कस करेंगे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, अगर आपको मतलब वीडियो के अंदर आवाज से थोड़ी बहुत दिक्कत आई है उसके लिए सॉरी कहना चाहूंगा। आगे डिस्कशन की ओर चलते हैं। अब देखो आपको x के नीचे वाली टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। सो आपको क्या करना है, ये जो x वाले टर्म्स को छिपा देना है, इनको छिपा दिया, मतलब 2x और 3x को छिपा दीजिए और इस वाले टर्म मतलब ये और ये वाली टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए। इनके जो कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है ना, y का जो कोफिशिएंट क्या है प्लस का 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 8 के साथ। सो 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 8 और माइनस का साइन हर एक के अंदर, जैसे यहाँ पे भी आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे भी आप सॉल्व करोगे, हर टर्म के बीच में माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा। तो मतलब अपन ने क्या किया, ये जो टर्म है इसको इससे मल्टीप्लाई किया और फिर क्या करना है आपको, ये जो टर्म है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5। क्लियर है? वापिस से बता देता हूँ, x के नीचे जो मल्टीप्लिकेशन वाली जो ये जो अपन ने टर्म्स को मल्टीप्लाई किया है वो कैसे आएगी, ध्यान से देखिएगा। x वाले टर्म्स को छिपा देना है। अब आपके पास क्या है, ये वाली टर्म्स बची। क्लियर है? इसको अगर आप छिपा दोगे तो ये वाले टर्म्स बचेंगे। तो आपको ऐसे चलना है, इस पैटर्न में चलना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस, फिर इसको इससे, मतलब ये वाला पैटर्न। इज दैट क्लियर? ये वाला पैटर्न। अगर थोड़ा सा अच्छे से और बनाओ तो इसको इससे किया, ऐसे स्टार्ट यहां से करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया पैटर्न? आगे चलते हैं। अब आता है y के नीचे वाले टर्म्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है। आइए देखते हैं। अब y के जो नीचे वाले टर्म्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, इसके अंदर ध्यान रखना y को छिपाना है, लेकिन जब अपन x के अंदर जो पैटर्न फॉलो कर रहे थे उसके अंदर ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं होगा। आपको y को छिपाना है, इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई, मतलब ऐसे होगा ये पैटर्न।
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आपको एक बार ये पैटर्न समझ में आ गया फिर बहुत इजी होने वाला है। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करके ये पैटर्न समझ लीजिए। y को छुपा देना है, ये वाला जो टर्म है -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, सो -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। क्लियर है? देखो यहाँ पे कांस्टेंट्स लेना है, यहाँ पे जो वेरिएबल आ रहा है उसका कोफिशिएंट लेना है। क्लियर है? सो -5 x का कोफिशिएंट है 3, सो -5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। बीच में माइनस आ गई, मैंने बता रखा है कि जो आप ये जो तीनों टर्म आ रही है x के नीचे, y के नीचे और 1 के नीचे, इन तीनों के बीच में माइनस तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। यहाँ पे पहुंच गए अपन, y को अपन को छुपाना है क्योंकि y वाली टर्म को निकालना है। अब इस पे चलेंगे अपन, इसको छुपा के अब इस पे, अब 2 को मल्टीप्लाई करना है -8 से। क्लियर है? 2 को मल्टीप्लाई करना है -8 से। अब लास्ट हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट वाला टर्म सॉल्व करना है। कॉन्सोनेंट वाला टर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉन्सोनेंट है उसको छिपाना है। और प्लीज आपको ये जो आप ले रहे हो, जो भी जैसे y वेरिएबल के जो कोफिशिएंट ले रहे हो साइन के समेत देना है। प्लीज साइन को इग्नोर मत कीजिएगा, वरना आपका जो आप जो सॉल्व करोगे वो गलत हो जाएगा। सो कॉन्सोनेंट्स को छिपाओगे। अब इसके अंदर अपन वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो x के अंदर फॉलो करते थे, मतलब वही वाला लूप। मतलब आप इसको छिपाओगे, इसको ऐसे, इसको छुपा दिया अपन ने। 2 को मल्टीप्लाई कराया 2 से, x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 2 है, दोनों प्लस के। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में माइनस, यहाँ पे चल गए। अब इस पे चलेंगे, ये तो अपन छिपाना है। 3 को मल्टीप्लाई कराना है y के कोफिशिएंट से, y का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर है? सो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। आपको जब x के नीचे वाली टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो कुछ नहीं करना है, x वाली टर्म को छिपा दिया। अब इसका जो कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट है 1, 1 को मल्टीप्लाई करना है -8 से, ये किया। और इसके अंदर ऐसे चलेंगे अपन। क्लियर है? 1 को मल्टीप्लाई किया -8 से, माइनस बीच में, और 2 को मल्टीप्लाई किया -5 से, 2 को मल्टीप्लाई किया -5 से। फिर y वाला केस लेंगे। y वाला केस स्लाइटली डिफरेंट है। y वाली टर्म्स को तो छिपाना ही है। जिस किसी की भी आप जो जैसे आप x का निकाल लो, y का निकाल लो या कॉन्सोनेंट का निकाल लो, वो वेरिएबल आपको छिपाना है। सो y छिपा देना है। लेकिन अब x की तरह आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। -5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे चलना है इसके अंदर। ठीक है, और 2 को बीच में तो माइनस आएगा, और 2 को -8 से मल्टीप्लाई करना। और लास्ट वाला हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वाला। कांस्टेंट्स क्या है मेरे पास, -5 और -8 है, तो इन कांस्टेंट्स को छिपा देना है। अब ये जो x को जो सॉल्व करते थे वो वाला पैटर्न इसके अंदर फॉलो करना है। इसको छिपा दिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और दोनों ही प्लस के, फिर बीच में माइनस, और 3 को 1 से, y का कोफिशिएंट 1 है इसलिए। क्लियर है? आगे सॉल्व करते हैं। x अपॉन -8, ये कितना आ जाएगा, 2 5 10, माइनस का 10, लेकिन ऑलरेडी आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा आपके माइनस का 15, ये 8 2 जा 16, माइनस का 16, लेकिन ऑलरेडी क्या है माइनस है तो प्लस का 16। नाउ दिस विल बी 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, 4 - 3 इज 1। और इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, x/2 इज इक्वल टू y -15 प्लस का 16, एक बच जाएगा 1/1। अब आप किसी भी वेरिएबल को देखो, ये तीनों आपस में बराबर है तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ से तो x/2 इज इक्वल टू y/1 से तो निकलेगी नहीं, लेकिन x/2 को अगर इसके बराबर कर दोगे तो निकल जाएगी। तो बस इधर देख लीजिए, x/2 इज इक्वल टू 1/1, जो कि 1 होगा, जो कि हमारे पास 1 होगा, तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी 2। क्लियर टू? एंड y/1 को इससे अगर मैं इक्वेट कर दूंगा तो y की वैल्यू निकल जाएगी। सो y/1 जो कि हो जाएगा y, और 1/1 जो कि हो जाएगा 1, सो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2। इज दैट क्लियर टू यू? क्या आपको ये जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड, जो आपने स्कूल में सीखा या जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दे रखा है, उससे अगर आपको इजी लगता है तो प्लीज इसको फॉलो कीजिए, वरना मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर वो एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पल ही हमारे लिए बेस्ट था। लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं करना, बस पैटर्न ही ध्यान रखना है यार, बहुत इजी मेथड है। जिस किसी को भी कॉम्प्लेक्स लग रहा है प्लीज एक दो बार ये पैटर्न के साथ आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, बिल्कुल इजी लगेगा। कुछ याद नहीं रखना है, बस ये पैटर्न थोड़ा सा याद रहना चाहिए।
क्लियर है? ऐसे नहीं लेना है कि इसके अंदर a1 b1 लिखो, b2 लिखो, फिर लूप कौन सा लगाओ, कुछ नहीं करना है। सिंपली पैटर्न याद रखना है कि जब x को छुपाया तब कैसा पैटर्न बनेगा। x को छुपाने में हमारे पास ऐसा बनेगा, y को छुपाने के बाद ऐसा बनेगा, और कांस्टेंट को छुपाने के बाद जो x में बन रहा था वो ऐसा बनेगा। क्लियर टू यू? बराबर है? सो x और y की वैल्यू निकाल दी मैंने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं और सेकंड आपके लिए होमवर्क है। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूं मैं। For which values of a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution? हमें दो इक्वेशन दे रखी है। एक दे रखी है 2x plus 3y is equals to 7 and second one is a minus bx plus a plus by is equals to 3a plus b माइनस का 2। ये सेकंड दे रखी है, ये फर्स्ट है। और दे रखा है कि इन इक्वेशन का जो रिजल्ट है वो क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये दो इक्वेशन मेरे को इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का हमें पता है क्या कंडीशन होता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशन होती है। तो क्यों ना कंडीशन अपन इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। और इसे फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 7 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? माइनस का 7 इज इक्वल्स टू 0 और ये आपका क्या है, इज इक्वल्स टू 3a प्लस b माइनस का 2। तो साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी माइनस का, और जो माइनस का है वो प्लस का। ये सेकंड, ठीक है। ये दोनों हमें इक्वेशंस इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस देगी। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का अगर ग्राफिकल आउटपुट अगर अपन देखते हैं तो मैंने बता रखा है ये कौन सा कंडीशन है, कोइंसिडेंट की कंडीशन। जब हमारे पास बहुत सारे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस बनते हैं तो कोइंसिडेंट ग्राफ बनता है, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। सो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास a1 क्या है, 2 है, और a2 क्या है, a माइनस b। b1 है हमारे पास 3, b2 है हमारे पास a प्लस b। फिर हमारे पास c1 है माइनस का 7 और c2 है हमारे पास माइनस का 3a माइनस का b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि जैसे इसको मैंने इससे इक्वेट कर दिया है, किससे भी किसी से भी इक्वेट कर दीजिए, या इसको इससे इक्वेट कर दीजिए, फिर इसको इससे इक्वेट कर दीजिए, ताकि हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएगी a और b के फॉर्म में। तो मैं क्या करता हूं, 2a माइनस b को इससे इक्वेट कर देता हूं पहले, फिर इसको इससे इक्वेट कर दूंगा। एक ही बात है, तो करते हैं। इसको मैंने इससे किया तो मेरे पास आ जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3a माइनस का 3b। ये इक्वेशन है। अगर इसे फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास 2 है, उधर भेज दिया तो मेरे पास a बचेगा, और माइनस का 3b है, उधर भेज दूंगा तो प्लस का 3b। सो प्लस का 3b प्लस का 2b इट विल बी 5b। सो मेरे पास एक चीज तो निकल के आ गई, क्या, a इज इक्वल्स टू 5b। क्लियर टू यू? ये सॉल्व किया मैंने, इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको इक्वेट करूंगा, या फिर आप किसी को इसको इससे किया या इसको इससे भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपने इसको इससे कर लेते हैं अपन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3a मल्टीप्लाई बाय 3, इन सबको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 9a, ये हो जाएगा माइनस का 3b, और ये हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा माइनस का 7a एंड इट विल बी माइनस का 7b। क्लियर टू यू? इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो अब देखो,
ये मेरे पास माइनस का 9 है, उधर ले जाऊंगा प्लस का 9 है, तो मेरे पास प्लस का 2a बच जाएगा। और ये माइनस का 7b है, इधर ले जाऊंगा तो प्लस का 7b, प्लस का 7b में से 3b घट गया तो प्लस का 4b, प्लस का 6 इधर बराबर इज इक्वल टू 2 है। तो मेरे पास सेकंड ये चीज आ गई, 4b प्लस 6 इज इक्वल टू 2 है। क्लियर है? अच्छा अब देखो क्या होगा, ये सब रफ कर दूं मैं। अब देखो a इज इक्वल टू 5b, तो जहां पे a है वहां पे मैं क्या 5b रख दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 4b प्लस 6 इज इक्वल टू 2a है, और a की जगह 5b रख दिया मैंने, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 10b। और 10b में से 4b चला जाएगा तो मेरे पास बच जाएगा 6b एंड b विल बी 1। और b अगर b की वैल्यू 1 आ गई तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। सो b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 5 इज योर आंसर। क्लियर टू यू? आपसे क्या a और b की वैल्यूज पूछी थी, जिसके लिए ये हमें लाइंस क्या दे दी थी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसलिए हमने ये कंडीशन लगा दी और इक्वेट करके हमें पता चला a की वैल्यू हमारे पास 5 है और b की वैल्यू हमारे पास 1 है। क्लियर है गाइस? सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये आपके लिए है, प्लीज सॉल्व करके लाइएगा और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे कि सर ये जो हमने क्वेश्चन किया है ये करेक्ट हुआ है हमसे। और अगर किसी भी क्वेश्चन में एग्जांपल में अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको जरूर एक्नॉलेज करूंगा। So we move to the next part of this exercise. क्वेश्चन नंबर 3 मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि इसके अंदर दे रखा है कि आपको दो इक्वेशन दे रखी है, या तो आप सब्स्टिट्यूशन से कर दीजिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर दीजिए, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी मर्जी पर है। तो किसी भी मेथड से कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब मेथड्स मैंने आपको बता रखे हैं। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन के आप पार्ट्स करेंगे जो कि वर्डिंग प्रॉब्लम आ जाएगी। सो फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो डिस्कस कर रहा हूं मैं इसके अंदर इक्वेशन सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना मैंने आपको बता दिया है। सो ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा। सो प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी वर्डिंग प्रॉब्लम की मैं इक्वेशंस बनाता हूं वो प्लीज अपनी नोटबुक में सॉल्व करके लाइएगा या कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर आपने जो क्वेश्चन दिए थे वो हमने कर लिए। सो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आई विल बी डिस्कसिंग। क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूं मैं। A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pays 1180 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. अच्छा, एक हमारे पास हॉस्टल है, जो हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है वो लेता है, हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है वो लेता है। जो भी हॉस्टल आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, लेट सपोज आपको रूम प्रोवाइड करा रही है, इलेक्ट्रिसिटी या जो भी पानी वानी जो भी प्रोवाइड करा रही है, उसका एक फिक्स चार्ज देती है जिसे बोला गया हॉस्टल फिक्स चार्ज, उसको अपन एक्स मान लेंगे। और दूसरा कौन सा चार्ज ले रहे हैं, और सेकंड पढ़िए, एक दिन का चार्ज जब आप एक दिन का फूड लेते हो मेस के अंदर, चार्ज ऑफ सिंगल डे व्हेन यू टेक फूड इन द मेस, जब आप मेस के अंदर एक दिन का जो खाना लेते हो उस खाने का चार्ज हमने क्या माना है, वाई माना है। ये एक दिन के खाने का चार्ज है। लेट सपोज अगर आप 15 दिन खाना कंज्यूम कर रहे हो मेस के अंदर ले रहे हो तो आपका टोटल चार्ज क्या बन जाएगा मेस का 15 बाय, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये टोटल हॉस्टल फी हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी टोटल हॉस्टल चार्ज।
अब बनाते हैं इक्वेशन। When a student A takes food for 20 days, जब स्टूडेंट ए क्या है फूड लेता है 20 डेज के लिए, सबसे पहली बात वो 20 दिन हॉस्टल के अंदर है तो हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज लगेगा x, ये पर डे का चार्ज नहीं है, हॉस्टल का फिक्स चार्ज है। क्लियर है ना, जितने भी ड्यूरेशन के लिए आप रह रहे हो उसका एक फिक्स चार्ज ले लिया आपसे x, प्लस वो 20 डेज के लिए खाना ले रहा है तो एक दिन के खाने का चार्ज है y रुपीस, तो 20 डेज के खाने का चार्ज कितना हो जाएगा 20y, ये टोटल हॉस्टल का चार्ज हो जाएगा। सो उसने कितने रुपए दिए एज अ हॉस्टल चार्ज 1000 रुपीज। ठीक है, ये आपका हॉस्टल का फिक्स चार्ज जिसमें हॉस्टल की सर्विसेज अवेलेबल है, ये आपका वो चार्ज जिसमें आपने 20 दिन का मेस से खाना लिया या कंज्यूम किया। क्लियर है, ये टोटल आपको जो हॉस्टल का चार्ज कितना बन गया 1000 रुपए। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकेंड इज स्टूडेंट बी टेक्स फूड फॉर 26 डेज, तो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। क्लियर है, और 26 दिन का उसने क्या लिया फूड कंज्यूम किया, सो 26y is equals to 1180 रुपीज। सो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, सो प्लीज सॉल्व कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, फोर्थ का जो सेकंड पार्ट है वो मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि फ्रैक्शन रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए। प्लीज ट्राई कीजिएगा खुद से, डाउट जनरेट होता है तो मैं हूं ना। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। यस scored 40 marks in test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? अच्छा, सबसे पहला हमें स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यश 40 मार्क्स स्कोर करता है। यश 40 मार्क्स स्कोर कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है कि अगर वो टेस्ट के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास टेस्ट के अंदर 40 क्वेश्चंस है, 40 के अंदर क्या करेगा, अगर वो 30 सही कर रहा है और 10 गलत कर रहा है, लेट्स सपोज, ये इससे कोरिलेट नहीं करना, ये मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। जैसे हमारे पास टेस्ट के अंदर 40 क्वेश्चंस है तो क्या करता है वो 30 तो सही करता है और 10 गलत करता है। अब सही करेगा तो उसके तो पॉजिटिव में नंबर मिलेंगे, लेट्स सपोज इसे 2 नंबर मिल रहे हर क्वेश्चन के, तो टोटल इसके यहाँ पे जो इसने क्वेश्चन सही करे उसके टोटल मार्क्स कितने हो गए 60। लेकिन जो क्वेश्चन गलत करे उसकी पेनल्टी भी चार्ज होगी। पेनल्टी मतलब उस क्वेश्चन का जो हमारे पास जो एक क्वेश्चन का अगर हमें पेनल्टी है -1, आप गलत करो तो आपको सजा भी तो मिलनी चाहिए, तो आप अगर क्वेश्चन को गलत करो तो आपका -1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। तो ऐसे कितने हैं हमारे पास जो क्वेश्चन उसके गलत हुए 10 क्वेश्चन, तो टोटल मार्क्स उसके कितने डिडक्ट हो जाएंगे -10, तो टोटल उससे नंबर कितने ऑब्टेन होंगे 50 नंबर। क्लियर है। अच्छा, तो हमें क्या सपोज करना है, हमें क्या सपोज करना है, लेट द नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन attempted by him be x। मतलब ये वो नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो क्या राइट करके आता है x, एंड लेट द नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस attempted by him be y। बराबर है। और फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको दिया गया है कि he is getting 3 marks for each right answer। हर एक राइट क्वेश्चन करने के लिए उसे कितने नंबर मिल रहे हैं 3 नंबर। तो ऐसे राइट क्वेश्चंस किए कितने x, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 3x। अरे भाई मल्टीप्लाई हो जाएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन से जो मार्क्स मिल रहे हैं उसको हर एक राइट आंसर के लिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 3x, तो ये हमारे पास हो गया, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो हर एक क्वेश्चन को रॉन्ग करने के लिए उसको क्या, उसके कितने मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं 1 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है। तो y इतने रॉन्ग क्वेश्चंस इसने किए
और पेनल्टी लग रही है -1 की, क्योंकि डिडक्ट होंगे ना, कोई चीज डिडक्ट होगी, घटेगा इसमें से। सो 3x ये हो जाएगा प्लस y इंटू -1 इज इक्वल टू टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं उसके 40, और ये कैसे आएंगे 3x। और जो रॉन्ग क्वेश्चंस इसने किए हैं, अटेम्प्ट किए हैं, और हर एक रॉन्ग क्वेश्चन का क्या है -1 डिडक्ट होगा, तो ये भी तो मार्क्स इससे घटेंगे और टोटल नेट मार्क्स उसको 40 मिलेंगे। क्लियर है? सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आई। सो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट देखते हैं, एट 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अब उसे हर राइट क्वेश्चन सही करने के लिए उसे 4 मार्क्स मिल रहे, तो 4 मार्क्स मिल रहे तो कितना आ जाएगा x इंटू 4, डेट विल बी 4x। और इनकरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए उसके कितने मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, तो मतलब 2। और ऐसे कितने क्वेश्चन उसने रॉन्ग किए हैं y, तो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू, और टोटल इसका नेट स्कोर अब कितना बना है 50। सो 2 इक्वेशन है, सॉल्व कर दीजिएगा, अगर कुछ भी डाउट आता है तो बता देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट इन हाईवे, तो ले लेते हैं ये प्लेस ए एंड दिस इज प्लेस बी that are 100 kilometer apart. One car starts from A and another car starts from B at the same time. ये कार 1 है, A पॉइंट से स्टार्ट होती है, कार 2 है जो कि B पॉइंट से स्टार्ट होती है। अब आता है फर्स्ट केस, इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, मतलब ये A पॉइंट, ये बी पॉइंट, जब दोनों कार्स एक ही पॉइंट पे स्टार्ट होती है और एक ही डायरेक्शन में चलती है, ठीक है, इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, लेट दी कार 1 की स्पीड कितनी हो जाएगी x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड ये होगी, और कार 2 की स्पीड कितनी हो जाएगी y किलोमीटर पर आवर। मतलब ये दोनों तो एक पॉइंट पे स्टार्ट हो रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, ये 100 किलोमीटर अपार्ट है, एक ही पॉइंट पर स्टार्ट हो रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन इनकी स्पीड अलग अलग है। तो कार 1 की स्पीड तो मैंने x किलोमीटर पर आवर ले ली और कार 2 की स्पीड मैंने ले ली y किलोमीटर पर आवर। अच्छा, तो इन्हें क्या कह रहा है ये, दे मीट इन 5 आवर्स, तो ये दोनों यहाँ से स्टार्ट होंगे और जाते जाते b पॉइंट तक पहुंचेंगे। b पॉइंट तक पहुंचेंगे मतलब दोनों कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे 100 किलोमीटर, और ये दोनों जब बी कार तक पहुंचेंगे, मतलब हो सकता है कि पहली जो फर्स्ट वाली कार है वो आगे निकल जाए, सेकंड कार पीछे रह जाए, लेकिन ये जो 5 घंटे हैं, ये 5 घंटे का जो ये टाइम है स्पेंड करने के बाद जब वो बी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो एक साथ ही यहाँ पे आके स्टॉप होंगे। लेट्स सपोज यार कार 1 इधर, कार 2 इधर, क्लियर है? सो ये ऐसे हमारे पास क्या, ये डिस्टेंस ट्रेवल करके ये बी तक कितने 5 घंटे में पहुंचेगी, क्लियर है? ऐसे हमारे पास डिस्टेंस दोनों कारें कितने घंटे में पहुंचेगी, 5 घंटे में पहुंचेगी। हो सकता है हमारे पास क्या कार 1 पहले पहुंच जाए कार 2 से, या कार 2 पहले पहुंच जाए कार 1 से, लेकिन 5 घंटे बाद, मतलब 5 घंटे स्पेंड होने के बाद ये दोनों क्या बी पॉइंट पे स्टॉप हो जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, तो A से B के अंदर जब ये ट्रेवल करेगी ये 100 किलोमीटर, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी। एक चीज समझिएगा कि जैसे आप ट्रेन के अंदर ट्रेवल करते हैं और कोई ट्रेन सामने से आती है, तब आपको क्या लगता है कि वो ट्रेन बहुत फास्ट गई है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। इसके अंदर एक कंसेप्ट है, एक लॉजिक है। क्या होता है कि हमारे पास जो हम जिस ट्रेन से आगे की तरफ जा रहे हैं और वही ट्रेन, एक दूसरी ट्रेन जो हमारे अपोजिट में आ रही है, तो उन दोनों की जो स्पीड है वो ऐड हो जाती है, इसलिए अपन को लगता है कि जो सेकंड वाली जो ट्रेन है जो हमारे पास से निकली वो बहुत तेजी से आ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उन दोनों की जो स्पीड है वो ऐड हो जाती है। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे ये मेरे पास ये एक बड़ी सी ट्रक है
और एक जो लड़का है, ये ट्रक अभी चल रही है, ठीक है, ये ट्रक अभी चल रही है, लेट सपोज क्या है कि 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और आप इसके ऊपर खड़े हो, मतलब चलती हुई ट्रक के अंदर आप खड़े हो, और आप क्या करते हो कि यहाँ से एक बॉल थ्रो करते हो। लेट सपोज इसकी स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे एक सेकंड पर्सन है बी, ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, जो आपकी बॉल कैच करेगा। तब आप कहोगे ये जो कैच करेगा, जो ये ऑब्जर्व क्या करेगा कि इसके पास जो बॉल है कौन सी स्पीड से है, 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड से है, या फिर एक्चुअली इसकी जो स्पीड कितनी हो गई, 28 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? एक्चुअली में जो बॉल इसके पास जो ट्रेवल करेगी वो 28 किलोमीटर पर आवर में ट्रेवल करेगी, क्योंकि एक्चुअली जो बॉल है वो 20 किलोमीटर पर आवर में तो ट्रेवल कर रही है। इज दैट क्लियर? और वही चीज, वही सीन है, और वही सीन है कि अगर एक पॉइंट से अगर दो कार हमारे पास स्टार्ट होती है तो उनको जो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है, जैसे पॉइंट ये हमारे पास ए पॉइंट है, यहाँ पे कार 1 है और कार 2 है, ये जब एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती है और एक ही डायरेक्शन में जाती है तो उनकी जो नेट स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड जो कि x है और इसकी स्पीड जो कि y है, इन दोनों का डिफरेंस। मतलब दो कार अगर एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड कह दीजिए, नेट स्पीड कह दीजिए, वो हो जाएगी क्या, x माइनस वाई। और वही अगर दूसरी कंडीशन देखते हैं अपन, प्लीज इसको ध्यान से समझना, ये रिलेटिव स्पीड का लॉजिक है। सो ये तो फर्स्ट केस था कि जब दो कार है वो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और दोनों की अलग अलग स्पीड होती है, लेकिन 5 घंटे बाद क्या, वो दोनों आपस में मिलती है, वो दोनों आपके क्या आपस में मिलेगी बी पॉइंट पे। मतलब 5 घंटे बाद वो क्या दोनों इस पॉइंट पे मिलेगी और दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 100 किलोमीटर, और दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई, रिलेटिव स्पीड या फिर नेट स्पीड कह दीजिए। क्लियर है कि एक वो नेट स्पीड, जो एक वो एवरेज स्पीड जो पूरी जर्नी में वो ट्रेवल कर रहे थे। एक ही बात है। तो अब ध्यान से देखते हैं अपन, वो स्पीड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है स्पीड और टाइम वाला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, x माइनस वाई, और मेरे पास डिस्टेंस कितना है 100 और टाइम कितना है 5, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस वाई विल बी इज इक्वल्स टू 20। सो फर्स्ट इक्वेशन बन गई ये वाली इस केस की, क्या, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। एक कार है जो क्या ए पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरी कार बी पॉइंट से स्टार्ट होती है, ठीक है। एक इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, एक इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, एक सामने जा रही है और दूसरी इसके अपोजिट में ट्रैवल कर रही है। इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड कितनी y किलोमीटर पर आवर है। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वो क्या बनेगी, ध्यान से देखिएगा। सो रिलेटिव स्पीड इन दिस केस विल बी, या फिर नेट स्पीड दे दीजिए, क्या हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और लेट सपोज कि कार 1 ने यहाँ तक ट्रेवल किया, ठीक है, इस पॉइंट तक, और कार 2 ने फिर बाकी जो बचेगा क्या है वो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। यहाँ पे आके मिल रही है तो कार 2 ने ये ट्रेवल किया, यहाँ पे दोनों क्या इस पॉइंट पे दोनों मिल गए, मतलब यहाँ पे चले। ये देखो इसकी स्पीड तो क्या, देखो इसकी स्पीड जो है ना तेज थी तभी तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो कार 2 की स्पीड तेज थी तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, लेकिन कार 1 की स्पीड कम थी तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। और ये इस पॉइंट पे मिलते हैं तो देखो दोनों मिला के क्या कौन सा कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों मिला के 100 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यही पॉइंट चाहिए जहाँ पे वो मिलती है। तो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, तो ये दोनों क्या 1 घंटे में मिलते हैं, मतलब ये 1 घंटा है,
मतलब इसको इस छोटे से डिस्टेंस के लिए 1 घंटा लगा, लेकिन इसको इस बड़े से डिस्टेंस के लिए 1 घंटा लगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा थी, इसलिए इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो इस केस में हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना दे रखा है हमारे पास 100 और टाइम दे रखा है 100 किलोमीटर और टाइम दे रखा 1 आवर। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, और ये जो 5th क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर किसी भी चीज में आपको डाउट आता है कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है, इस क्वेश्चन को वापस रिपीट कराएं, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वो भी रिपीट कर दूंगा। लेकिन सेशन को प्लीज स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, और ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इनके जो भी डाउट आता है, क्वेरी आती है, जो भी आपका रिस्पॉन्स आता है, प्लीज प्लीज नोटिफाई करना, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि मुझे लगता है कि जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेरी तरफ भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। सो प्लीज़ आपका एक्नॉलेज देना किसी क्वेश्चन को या डाउट लेके आना, सो मेरे लिए बहुत अप्रिशिएबल होगा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन सो यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। सब्सक्राइब माय चैनल एग्जाम रिव्यू। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।